वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। बच्चों आज हम लोग क्या करेंगे सेशन में, आज ना लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बच्चों आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। ओके, आइसोमेरिज्म का जो टॉपिक है बच्चों बेसिकली उसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग आज के सेशन में। उसमें से एक पार्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म या फिर स्पेस आइसोमेरिज्म। उसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, वहां पे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन क्या होगा, आज का सेशन होगा आइसोमेरिज्म पे, वो भी बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे। ओके, तो सबसे पहला जो लेक्चर हमारा बनेगा तो इसके ऊपर जाएगा एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर में आपको थोड़े बहुत IUPAC नेम की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। जैसे मैंने आगे के सेशन में बताया था कि हम IUPAC नेम की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो वो भी हम करेंगे आज। तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर। सभी बच्चे 100% ध्यान यहाँ पे देंगे एंड बहुत अच्छे से पूरा कंसंट्रेशन लगाना। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये वाला टॉपिक जो है ना बच्चों, वो सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। अगर कंसेप्ट समझ लिए ना, अगर इसका कंसेप्ट समझ लिए तो पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं आइसोमेरिज्म के ऊपर से। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो हर बच्चे के दिमाग में आता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो हर बच्चे के दिमाग में आता है कि आइसोमेरिज्म चीज क्या है। ओके, तो कभी आपने विन डीजल को देखा है? ओके, एंड हमारे रिस्पेक्टेड सीएम योगी आदित्यनाथ को देखा है? दोनों के फेस देख लीजिए, इमेजिन करो या फिर गूगल पे जाके सर्च लगाओ। ओके, विन डीजल का फेस देखो, योगी आदित्यनाथ का फेस देखो, दोनों का फेस कैसा आ रहा है बच्चों? सेम आ रहा है, पर दोनों सेम थोड़ी ना है। एक तो हमारा मुख्यमंत्री है यूपी का सीएम एंड दूसरे जो है वो तो हॉलीवुड के बहुत बड़े जाने माने एक्टर है। तो दोनों के फॉर्मूला, फेस के फॉर्मूला तो सेम जा रहे हैं ना, पर दोनों का प्रॉपर्टीज कैसा जा रहा है बच्चों? डिफरेंट जा रहा है। तो इस टाइप के कंपाउंड्स, इस टाइप के स्पीसीज को क्या बोलेंगे हम लोग? इस टाइप के स्पीसीज को बच्चों हम बोलते हैं आइसोमर्स। तो यहां पर भी आइसोमेरिज्म जब वर्ड आता है ना तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं कि सर आइसोमेरिज्म बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ठीक है क्योंकि ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म बहुत ज्यादा यूज होता है, पर इनऑर्गेनिक के लिए आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है? तो वही मीनिंग है यार, फॉर्मूला रिमेन सेम, फॉर्मूला रिमेन सेम but they differ in structure और in orientation। दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। क्या होगा बच्चों? फॉर्मूला सेम होगा एंड उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा या फिर उसका ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा। ओके, अब जब कंसेप्ट समझ में आया ना, अगर आप चाहो तो इसी डेफिनेशन को रेगुलर आइसोमेरिज्म वाले डेफिनेशन से भी लिख सकते हो कि फॉर्मूला रिमेन सेम बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज। उसे भी हम क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोमर। एंड इस टाइप की प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोमेरिज्म। तो जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो आइसोमेरिज्म होती है वो बेसिकली दो तरह की होती है। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत सारे बच्चे है ना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं कि सर कैसे करेंगे हम लोग, ये तो बहुत टफ टॉपिक है। मैं सही में बता रहा हूँ, पूरा सेशन कंप्लीट होते हैं आप बोलोगे सर सबसे इजीएस्ट वाला सेशन था। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म पढ़ना हो तो दो तरीके की आइसोमेरिज्म आएगी वहां पे। एक तो आएगी कौन सी? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, एंड दूसरा आएगा बच्चों यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म। यहां पे बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो सब टाइप्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे, जो नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें एक आएगा GI मतलब कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कभी भी पढ़ते वक्त बोर नहीं होना है, शांति से देखते रहना है। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा ना कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो एक काम कीजिए,
फिर से अच्छे से पूरा कंसेप्ट फ्रेश हो जाइए, फिर से बैठिए, फिर से पूरा सेशन देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दो टाइप होता है, मैंने उसको शॉर्ट में लिखा जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है ओआई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओके चल बहुत अच्छे। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है उसका बेसिकली 5 टाइप्स होता है। जितना मैं बता रहा हूं उस पर फोकस लगाते जाना तो बहुत अच्छे से आप कंसेप्ट को रेडी कर पाओगे। देखा कंसेप्ट को तो मजा आया। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, क्या बात है, चलो बहुत अच्छे बच्चों। सबसे पहला कौन आएगा उसमें? आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। दूसरा आएगा हाइड्रेट, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ओके। तीसरा कौन सा आएगा? सबसे पहला आएगा आयोनाइजेशन, उसके बाद आएगा बच्चों हाइड्रेट, हाइड्रेट के बाद आएगा बच्चों लिंकेज, लिंकेज आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। उसके बाद आएगा बच्चों यहां पे कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। एक और बचता है बच्चों जो आएगा पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। चलो अब डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, ओके। अब इसके ऊपर बच्चों डिस्कस करने वाले हैं तो देखेंगे चलो बहुत डिटेल से। अगर बच्चों आप लोग बोर्ड्स की एंड जेई एंड नीट की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, बोर्ड जेई नीट की प्रैक्टिस कर रहे हो, जो यहाँ पे देख रहा है, जो सेशन रेगुलरली देख रहा है, जो काम रेगुलरली कर रहा है, वो तो बहुत ही पंक्चुअल स्टूडेंट होगा। तो बच्चों आपके लिए बहुत खास हो जाएगा। आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, ये आपके एनसीईआरटी के टॉपिक है। ये चारों के चार एनसीईआरटी के टॉपिक है। मतलब कि यहां से जेई के लिए या फिर नीट के लिए या फिर एम्स के लिए आप क्वेश्चन निकालना चाहो तो यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन निकलेंगे। अगर आप जेई एडवांस का बात करो तो जेई एडवांस में ये भी टॉपिक इंक्लूड हो जाता है बच्चों। जेई एडवांस में पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक भी इंक्लूड हो जाता है। तो सबसे पहले तो समझो कि क्या करना है, कैसे करना है, ओके। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ये हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। सबसे पहले तो माइंड क्लियर होना चाहिए आज क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। आज का सेशन में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ये 4 आइसोमेरिज्म के बारे में। चारों के 4 आइसोमेरिज्म के लिए मैं आपको सिंगल सिंगल पॉइंट सिखाऊंगा, एक ही पॉइंट, एंड वो एक पॉइंट से आप बहुत सारे एग्जांपल्स बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे। पर उसके लिए पूरा कंसंट्रेशन, व्हाट आई वांट योर 100% कंसंट्रेशन। मुझे आप सब लोगों का 100% चाहिए। आप मुझे 100% दो, मैं पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ओके। चलो शुरुआत करते हैं। आइसोमेरिज्म समझ लिए कि फॉर्मूला कैसा होगा बच्चों, सेम होगा, पर उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा या फिर उनका ओरिएंटेशन, मतलब कि जो स्पेस में अरेंजमेंट बनता है वो शायद डिफरेंट हो जाए, तो उसे हम आइसोमेरिज्म बोलेंगे। आई बात दिमाग में बच्चों? बहुत अच्छे। अब जब आइसोमेरिज्म की बात आई तो आइसोमेरिज्म का बेसिकली दो टाइप होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है तो उसे मैंने आपको बताया, जहां पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए तो यहाँ पे बेसिकली 4 तरह की आइसोमेरिज्म आएगी। सबसे पहली होगी आयोनाइजेशन, दूसरा होगा हाइड्रेट, तीसरा होगा बच्चों लिंकेज, चौथा बनेगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? बहुत अच्छे। अब जब स्टीरियो आइसोमेरिज्म या फिर स्पेस आइसोमेरिज्म की बात आई तो वहां पे 2 चीज बहुत मैटर करती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहले ये रेडी, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आइसोमेरिज्म आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ओके। देखो बहुत इजी वाला टॉपिक है, बहुत इजी वाला टॉपिक है। क्या डिफरेंट होगा? सो डिफर इन आयर्स और नंबर ऑफ आयर्स। मैं जो पढ़ा रहा हूं ना उससे बहुत ध्यान से देखना। कोई भी क्वेश्चन, आप बोर्ड का क्वेश्चन ले लो, जे का क्वेश्चन ले लो, नीट का क्वेश्चन ले लो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा बच्चों जो आप सॉल्व ना कर पाओ। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्या डिफरेंट होगा?
आयंस डिफरेंट हो गए या फिर नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट हो गए। समझ में आया? आप जैसे जानते हो ना कि आप कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लो, ये लिया मैंने K3FeCN6, K3FeCN6 लिया। अब इतना तो मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि इसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सासाइनिडो, पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट, हेक्सासाइनिडो फेरेट। उसके बाद उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं, याद है ना? तो इस तरह का होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर इसे पानी में डाला जाए तो आपको क्या मिलेगा, 3K प्लस FeCN6 3-। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब आप जानते हो कि ये पानी में डालने से कोऑर्डिनेशन स्फीयर के कोई भी बाहर नहीं आ रहा है। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने भी आयन होंगे वो बाहर नहीं आएंगे, बाहर का जो काउंटर आयन होगा वही मैटर कर रहा है। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है वो तो आप जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सही में ना? चलो अब देखते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा बच्चों, जो है कोबाल्ट NH3 यहां पे हम ले लेते हैं बच्चों Br एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखेंगे हम लोग बच्चों सल्फेट SO4। अब देखो क्या मैटर करने वाली चीज है, अगर आपका काउंटर आयन, मेरी बात बहुत ध्यान से देखना, अगर आपका काउंटर आयन लिगेंड बन सकता हो या आपका लिगेंड काउंटर आयन बन सकता हो, फिर से एक बार, अगर काउंटर आयन, ये हो गया काउंटर आयन, काउंटर आयन, देखना देखो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। अगर काउंटर आयन के पास सुपरमैन वाली पावर हो, कौन सी सुपरमैन वाली पावर, मतलब उसके पास पावर हो कि वो लिगेंड बन पाए, अगर वो लिगेंड बनने की पोटेंशियल रखता हो, तब जाके आपको मिलेगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दिमाग में आया? पर सबसे पहली चीज क्या है, आयंस प्रोड्यूस होने चाहिए। अगर आयन ही प्रोड्यूस नहीं हुए तो कहां का आइसोमेरिज्म, कहां से लाओगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म? एक एग्जांपल देता हूं, चलो मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया निकल टेट्रा कार्बोनिल का, NiCO4 का। बताओ बच्चों मुझे, निकल टेट्रा कार्बोनिल में क्या पानी में डाला तो आयन निकले? नहीं निकले। कहां है काउंटर आयन? काउंटर आयन ही नहीं है, पानी निकला, मतलब आपने पानी में डाला तो आयन ही प्रोड्यूस नहीं हुए, तो आयन ही प्रोड्यूस नहीं हुए तो ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लिखो, समझ में आया बच्चों? तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि निकल टेट्रा कार्बोनिल आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें भी आयंस प्रोड्यूस नहीं हो रहे, वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ये तो करेगा ना। अगर इससे पानी में डाला जाए तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्या मिलेगा बच्चों, CONH3, इसका भी नाम बनाएंगे भाई, सब बनाएंगे हम लोग, थोड़ी ना बैठे रहेंगे। SO4 के 2- लिखा, यहाँ पे प्लस में 2 लिखा, ओके। पानी में डाला, 2 आयन मिला, पर ये हमारा सल्फेट जो है वो भी पोटेंशियल रखता है लिगेंड बनने का। तो यहाँ पे होगा क्या, इंटरचेंज, SO4 स्फीयर में जाएगा, Br बाहर आएगा। मतलब कि अगर आप चाहो तो ऐसा लिख पाओगे यहाँ पे CONH3 SO4 बाहर जाएगा, Br बाहर कौन आएगा बच्चों, Br। दिमाग में गया, दिमाग में गया। चलो अब देखो फॉर्मूला क्या है, CO एक कोबाल्ट होगा, चलो है सही है, 5 अमोनिया हो गए, चलो है, दोनों में 5 अमोनिया, एक ब्रोमीन चाहिए, चलो है, एक सल्फेट चाहिए है, मतलब के फॉर्मूला सेम है। पर अगर आपने इसे पानी में डाला तो ये आपको क्या देगा बच्चों, ये आपको देगा CONH3 SO4, यहां पे बाहर देगा आपको Br-, यहां पे आएगा प्लस। मतलब कि बच्चों दोनों केस में जनरेट हो रहे आयंस डिफरेंट थे। फिर से एक बार, पहले कंपाउंड को पानी में डाला तो ये 2 आयन मिले, दूसरे कंपाउंड को पानी में डाला तो ये 2 आयन मिले, दोनों के आयंस तो डिफरेंट है। जब आयन से डिफरेंट तब कौन सा आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तब कौन सा आइसोमेरिज्म आएगा बच्चों, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म।
कैसे मालूम करोगे? कैसे मालूम करोगे बच्चों के इसमें सल्फेट जनरेट हुआ, इसमें ब्रोमीन जनरेट हुआ? नाम बनाना है, चलो नाम बनाना है। कैसे बनाओगे नाम इसका? अमाइन मतलब ए, ब्रोमीडो मतलब बी। पहले ये लिखोगे पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन ब्रोमीडो, कंटिन्यूअस वर्ड में, पी स्मॉल लेटर में, पेंटा अमाइन ब्रोमीडो, पेंटा अमाइन ब्रोमीडो। कोबाल्ट पॉजिटिव आयन में ना, कोबाल्ट, पैरेंथेसिस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेना, सल्फेट। इसका नाम बनाना है, चलो बनाते हैं। अमाइन सल्फेटो, सल्फाटो, क्लियर। सो पेंटा अमाइन सल्फाटो कोबाल्ट, पैरेंथेसिस में रोमन न्यूमेरल में, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ब्रोमाइड। गया दिमाग में? एक बार थोड़ा रिवर्स लेके देख लो कैसे नाम बना है। ओके, तो यहां पे आपको दिखाई दिया आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? आयंस मिलने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या था कि नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट होने चाहिए। ये अगर डिफरेंट आयन मिल रहे हैं तो भी आइसोमेरिज्म आयोनाइजेशन होगा, एंड डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस मिल रहे हैं तब भी क्या बनेगा बच्चों? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। मैं आपको बताऊंगा ये टॉपिक नेक्स्ट में। चलो ये गया। यहां पे एक चीज ध्यान रखना, जो काउंटर आयन लिया उसमें पोटेंशियल होना चाहिए लिगेंड बनने वाला। मतलब आपका काउंटर आयन जनरली लुईस बेजी होगा, तब जाके बहुत अच्छे से यहां पे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कर पाओगे। सो फाइनली वी कंप्लीट द फर्स्ट टॉपिक, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कितने बचे अभी? 3 बचे। घबराना नहीं, शांति से पढ़ेंगे, बहुत शिद्दत से पूरा कंसेप्ट देखेंगे, सॉल्व करेंगे। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या चीज है? देखो, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में आपको 2 चीज ध्यान रखनी है। इट्स अ स्पेशल केस। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को पढ़ा रहा हूं मैं, इट्स अ स्पेशल केस बच्चों, स्पेशल केस ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये किसका स्पेशल केस है बच्चों? ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही स्पेशल केस है। आप बोलोगे सर क्या आप भी कुछ भी ले आते हो यार? देखो बताता हूं, 2 चीज होता है। हमारा जो H2O होता है ना, पानी, वो 2 तरह से काम करेगा। इट कैन वर्क एज लिगेंड। तो आप जानते हो ना, पानी एज ए लिगेंड काम करता है। हमने देखा है जब वो एज ए लिगेंड काम करेगा तो आप क्या लिखोगे उसके केस में? एक्वा, एक्वा। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। ओके, दूसरा, पानी जो होता है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, WOC, मतलब कि पानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह भी काम करता है, कलर लाता है वो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैं सही बता रहा हूं, इतना इजी टेक्निक, इतना इजी कंसेप्ट कहीं पर भी नहीं दिया, तो बहुत ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। H2O 2 तरह से काम करता है, एक तो एज अ लिगेंड की तरह काम कर पाएगा, दूसरा एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो एक एग्जांपल यहां पर लेंगे बच्चों, मान लीजिए मैंने लिया एग्जांपल CuSO4 का। अगर ये एनहाइड्रेट फॉर्मेट में हो, एनहाइड्रस मतलब कि पानी ही नहीं है, चौक भी गया, पानी तो गया, चौक भी गया। चल, कॉपर सल्फेट लिया बच्चों, उसमें पानी ही नहीं है, बहुत ही ड्राई, तो वो होगा बच्चों व्हाइट कलर का, वो होगा बच्चों व्हाइट कलर का। अगर उसके अंदर पानी होगा, CuSO4 into 5H2O होगा, तब वो दिखेगा ब्लू कलर का, तब वो दिखेगा बच्चों ब्लू कलर का। तो यहां पे एक चीज क्लियर है, कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्मेट में कलर नहीं दिखाता, एनहाइड्रेटेड फॉर्मेट में ये कलर दिखाता है। तो ये होता है बच्चों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहां पे हमारा पानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन काम कर रहा है, लिगेंड की तरह तो मैंने आपको बताया हुआ है। अब देखेंगे बच्चों यहां पे उसके एग्जाम्पल में, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल। सबसे पहला पॉइंट क्या था? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इज अ स्पेशल केस ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। मतलब के हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होने के लिए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होना जरूरी है।
क्योंकि ये तो उसका स्पेशल केस है। ओके, चलो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया क्रोमियम को H2O का 6 मॉलिक्यूल उसके इर्द गिर्द रखा, बाहर मैंने दिया Cl3 को। ओके, क्या नाम बनेगा इसका? इसका नाम यहाँ पे लिख रहा हूं, हेक्साएक्वा। हेक्साएक्वा, हेक्साएक्वा लिखा, क्रोमियम, हेक्साएक्वा क्रोमियम। नाम बड़े बड़े, बाकी है काम बहुत छोटे। और माइनस का 3 प्लस का 3, तो हेक्साएक्वा क्रोमियम पैरेंथेसिस में 3 आएगा। आप लोग भी डायरेक्ट लिख पाओगे, डोंट वरी बच्चों। उसके बाद जाएगा क्लोराइड, क्लोराइड। ओके, ये मैंने सबसे पहला एग्जांपल है, तो इसके हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बनाते हैं। चलो अब मैं क्या करूंगा, एक बार Cl अंदर रखा, Cr H2O का 5 मॉलिक्यूल, एक Cl अंदर रखा, तो अब क्या होगा बच्चों, Cl2 जाएगा, उसके साथ में एक H2O बाहर आएगा। आया? चलो अब आपको ठीक नहीं लग रहा, सर एक काम करो और भी बाहर ले जाओ, एक Cl और अंदर लेके आओ, तो Cr H2O का 4 मॉलिक्यूल, Cl2, यहां पे Cl, यहां 2H2O बाहर आएगा। ओके, अभी भी ठीक नहीं लग रहा, क्या करेगा, जान लेगा क्या बच्चे की? क्रोमियम H2O का यहां पे लिखो 3 मॉलिक्यूल, Cl का 3 मॉलिक्यूल, बाहर क्या लिखो बच्चों, बाहर लिखो 3H2O। ओके, अब देखो यहां पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आपको पूछा गया इस मॉलिक्यूल का, इस कंपाउंड का हाइड्रेट आइसोमेरिज्म लिखो। आपने 1, 2 एंड 3 लिखा, पर तीसरा ये इसका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्यों? अगर इसे पानी में डाला तो आयन कहां से लाओगे बच्चों? बाबा इसमें आयन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे, ध्यान से देखिए, 3H2O है, वो थोड़ी आयन देगा, मतलब इसे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कंसीडर नहीं किया जाता। तो इसके हाइड्रेट आइसोमर्स ये दो ही है। यहां पे देखो, अगर इसे पानी में डाला तो 3 क्लोरीन प्रोड्यूस करेगा, 3 Cl-। अगर इसे पानी में डाला तो 2 Cl- प्रोड्यूस करेगा। अगर इसे पानी में डाला तो एक ही Cl- प्रोड्यूस करेगा। तो ध्यान से देखो, मेरा डेफिनेशन क्या था, नंबर ऑफ आयंस में डिफरेंस आ रहा है ना, पहले में 3 क्लोराइड, दूसरे में 2 क्लोराइड, उसके बाद 1 क्लोराइड, मतलब नंबर ऑफ आयंस डिफर कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ आयंस डिफर करेंगे ना, तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म तो हो गई। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म प्रेजेंस है। पहले केस में 6H2O एज अ लिगेंड, दूसरे केस में 5H2O एज अ लिगेंड, 1H2 एज अ WOC, तीसरे केस में 4H2O एज अ लिगेंड, 2H2 एज अ WOC। अब तीनों के तीन के कलर्स बच्चों डिफरेंट होते हैं, तीनों के तीन के कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। उससे जाके मालूम होता है कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हुई है कि नहीं हुई। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगा, जो बच्चे जेई नीट का प्रैक्टिस करें तो यहाँ साथ में ही हो जाएगा। कैसे मालूम लगाओगे, इस केस पे वापिस आओ। पहला जो कंपाउंड आपको दे दिया, तो यहाँ पे मालूम कैसे लगाओगे, काउंटर आयन SO4 है, इसके अंदर क्या डालो, इसके अंदर डालो बच्चों BaCl2। अगर इस कंपाउंड में BaCl2 डाला ना, तो पीपीटी में कौन बाहर आएगा, BaSO4। पीपीटी में कौन बाहर आएगा बच्चों, BaSO4 बाहर आएगा। व्हाइट कलर का पीपीटी देखा, मतलब कि SO4 माइनस प्रेजेंट था, SO4 माइनस प्रेजेंट था। अब इस केस में क्या करो, AgNO3 डालो। अगर AgNO3 डाला तो AgBr आएगा, येलो कलर का पीपीटी मिलेगा। कब मालूम होगा कि Br माइनस प्रेजेंट है? तो वही टेक्निक यहां पर भी लगा के देखो। यहां पे आपको करना कुछ नहीं है, Cl बाहर आ रहा है ना, तो हेलोजन की प्रेजेंस के लिए AgNO3 यूज किया जाता है। आप 11वीं की लैब में पढ़े होंगे ना। ओके, AgNO3 एक्सेस में डालो। अगर पहले केस में 3 AgCl मिलेगा, दूसरे केस में 2 AgCl मिलेगा, लास्ट केस में एक ही AgCl मिलेगा। इससे भी अच्छा एक टेक्निक होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाला। सारी टेक्निक बता दी यार, कोई रेफरेंस बुक आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालो तो कुल मिला के आपको कोई वेपर नहीं मिलेगी, क्योंकि बाहर कोई पानी का मॉलिक्यूल है ही नहीं। दूसरे में H2SO4 डालो, एक वेपर मॉलिक्यूल, 1 मोल वेपर मॉलिक्यूल इवोपरेट होगा। तीसरे में डालो तो 2 मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इससे आपको मालूम हो सकता है बच्चों कि यहाँ पे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म हो रहा है। फाइनली टू द बहुत भर चुका।
देख लेते हैं, लिंकेज भी कंप्लीट कर देते हैं यार, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से थोड़ा देख लेना यार। ओके 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 लिंकेज 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 में बहुत इजी है, लिंकेज का टेक्निक ले लो, शॉर्ट ट्रिक, लिंकेज का शॉर्ट ट्रिक। जब भी बच्चों एम्बिडेंट लिगेंड दिखाई दे ना, एम्बिडेंट लिगेंड जब भी दिखाई दे, एम्बिडेंट लिगेंड जब भी दिखाई दे, तब बात को आगे बढ़ाना ही नहीं है, लिंकेज आइसोमेरिज्म आएगा। क्लियर? थायोसाइनाइड HCN, नाइट्रो या नाइट्रीटो ONO या फिर NO2 लिखना पड़ेगा, बच्चे देखते रह जाएंगे। नाइट्रो नाइट्रीटो O, ओके, या फिर साइनाइड या फिर आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड आइसोथायोसाइनाइड, HCN NHCN। क्लियर? अगर इस तरह का आपको कोई भी एम्बिडेंट लिगेंड दिखाई दे कंपाउंड में, बात क्लियर है, लिंकेज आइसोमेरिज्म आएगी। वो भी गया, लास्ट वाला कंसेप्ट है, लास्ट वाला कंसेप्ट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म करना है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। चलो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को भी निपटा देते हैं। चलो बहुत अच्छे, आपको दो कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, एक कॉम्प्लेक्स कैटायन, एक कॉम्प्लेक्स एनायन। टेक्निक बता रहा हूं, अच्छे से समझना। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, दोनों आयन कॉम्प्लेक्स आयन होंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, उसमें जो भी मेटल दिया गया हो, जो आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में दो कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी बच्चों, दो कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी। सबसे पहला, कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी सेम एंड चार्ज शुड बी सेम, चार्ज शुड बी सेम, मतलब कि यहां पे +1 तो यहां पे -1, यहां पे +2 तो वहां पे -2, तभी जाके कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बन सकता है। दूसरा, अगर यहां पे जो मेटल दिया उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो यहां का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। अगर ये हुआ तभी जाके क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बन पाएगा। होता क्या है, लिगेंड एक्सचेंज हो जाते हैं। लिगेंड क्या हो जाते हैं बच्चों, इसे क्या गलत लगा, चलो कोई बात नहीं, लिगेंड क्या हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक्सचेंज। लिगेंड क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहां पे मान लीजिए साइनाइड है, यहां पे NH3 है, यहां पे M2 लिखा, यहां पे M1 लिखा, तो आपको करना क्या है, देखो बुक में लिखा गया है लिगेंड एक्सचेंज, पर ये लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एनसीईआरटी के हिसाब से देखो, यहां पे दिया गया है बच्चों M2, यहां पे दिया गया M1, यहां पे साइनाइड लिगेंड, यहां पे अमाइन लिगेंड। थियरी में लिखना क्या है, लिगेंड एक्सचेंज करो, लिगेंड क्या करो, एक्सचेंज करो, पर आपको करना क्या है, मेटल को एक्सचेंज कर दो तो इजीली याद रहेगा। यहां पे लिखो M2 CN6 प्लस में M1 NH3 6 माइनस में, ये हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आई एम श्योर आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया बच्चों, अच्छे से समझ में आया, बहुत ही अच्छे समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना, हाँ सर आज का कंसेप्ट हमको अच्छे से समझ में आ गया। अभी देखो बच्चों टाइम का लिमिटेशन चल रहा है, तो उस हिसाब से मैं आपको IUPAC का जो प्रैक्टिस करवाने वाला था वो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा आज, तो नेक्स्ट सेशन में या फिर और कोई सेशन में भी वो प्रैक्टिस कर देंगे। एंड मुझे आपको एक इंडेक्स वाला एक क्वेश्चन है ना, वो भी सॉल्व करवाना है, मुझे मालूम है, मैंने एक बच्चे को लिखा था कि मैं वो सॉल्व करवा दूंगा, तो वो भी सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले आप आज का कंसेप्ट आइसोमेरिज्म वाला अच्छे से देख लो। नेक्स्ट लेक्चर में OIGI पढ़ने वाले हैं, IUPAC का टाइम मिलेगा तब मैं 100% जब भी टाइम मिलेगा ना तो वो पहले करवाऊंगा, और मेरा प्लानिंग है कि हर लेक्चर में थोड़े बहुत IUPAC करते जाए। ओके, डैम श्योर बच्चों आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में आया ना तो प्लीज लाइक लगाओ यार, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर, कमेंट दिस लेक्चर, इसे कमेंट करो, शेयर लगाओ, आपको बहुत कुछ करना है। इसे पढ़ाई करो, NCERT से एक बार देख लो, एंड एक बार फिर से पूरा सेशन देख लेना। टेक अ स्क्रीनशॉट, बाय बाय।